नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत में ही आपको लेकर चलते हैं उधम सिंह नगर की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। मेरा स्वागत किया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया। कुछ बहनों ने पुष्प भी फैलाए, युवा नौजवान साथियों ने जोश भरे नारे लगाए और पूरे दिन भर के बाद मैं आज बग्गा पहुंचा हूं तो सच में मेरा उत्साह और ऊर्जा दोनों ही आप सब लोगों ने यहाँ पहुंचने पर बढ़ाने का काम किया है। मैं भी आप सभी का दोनों हाथ जोड़कर आप सबको सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज इसका नाम तो जो है संवाद विशेष जनसंपर्क अभियान है, पार्टी की ड्यूटी है, लेकिन मैं आज आप सब लोगों से बहुत बात करने नहीं आया, आप सबसे मिलने आया। बहुत दिन हो गए थे बग्गा की मेरी माताओं से, बहनों से मिला नहीं। हमारे बड़े बुजुर्गों से भी कुछ लोगों से भेंट हो पाती थी, कुछ लोगों से नहीं हो पाती थी। तो मैंने ये सोचा कि इस बार खटीमा क्षेत्र में 2 दिन का कार्यक्रम मेरा रहने वाला है, तो 2 दिन में मेरे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता जहां मुझे अवश्य जाना है, जहां के लोगों से मुझे अवश्य मिलना है, तो मैंने उसका स्थान तय किया बग्गा चौवन। आप सभी जानते हैं देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 12 वर्षों का कालखंड पूरा हुआ और 12 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनवरत रूप से एक से एक ऐतिहासिक काम किए। आज भारत दुनिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। आप सबको याद होगा 2014 से पहले का समय, जब भारत विश्व के बड़े बड़े मंचों पर अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था, अपनी बात रख नहीं पाता था, और हमारी पहचान ऐसे भारत के रूप में होने लगी थी कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत। बैंकों के कर्जे बढ़ गए थे, भ्रष्टाचार के एक के बाद एक बड़े बड़े मामले सामने आ रहे थे, देश बदहाली के स्तर पर चला गया था, देश की जनता का आत्मविश्वास लगातार कम होता जा रहा था, योग्यताओं को, प्रतिभाओं को सम्मान नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने एक के बाद एक निर्णय लेने प्रारंभ कर दिए। उन्होंने जहां मातृशक्ति को, हमारी महिलाओं को ध्यान में रखकर, जहां उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह अभियान प्रारंभ किया, जिससे बेटियों को सम्मान भी मिले, उनकी सुरक्षा भी हो और उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसके साथ ही स्वच्छ भारत अभियान चलाकर, इज्जत घर बनवाकर 12 करोड़ से भी ज्यादा घर घर में शौचालय बनाने का काम उनके माध्यम से हुआ। भाइयों बहनों, ये जब मैं 12 करोड़ की बात करता हूं, इतनी बड़ी संख्या में इज्जत घर बनवाए गए, सम्मान घर बनवाए गए, शौचालय बनवाए गए, तो कहने में बड़ा आसान होता है, लेकिन एक प्रश्न जो हमेशा मेरे मन में उठता है, क्या ये इज्जत घर, ये शौचालय क्या पहले की सरकारें नहीं बना सकती थी, जिन्होंने देश के अंदर 70 वर्षों तक
65 वर्षों तक लगातार हुकूमत चलाने का काम किया, लगातार एक के बाद एक सरकारें उनकी रही, लेकिन महिलाओं के आंख में आने वाले आंसू कभी उनको दिखाई नहीं दिए। जंगल जाकर लकड़ी लाकर किस प्रकार से अपने घर में खाना बनाने का काम करती थी, कितना उनके पेट में धुआं चला जाता था, कितने प्रकार की बीमारियां हो जाती थी। उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी माताओं बहनों के आंखों के आंसू को पोंछने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने देखा था गरीबी में कैसे जीवन चलता है, कैसे परेशानी होती है। यहाँ तो पानी की उस प्रकार की समस्या नहीं है, यहाँ हैंडपंप से आराम से पानी निकलता है, लेकिन बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ दूर दूर तक, यहाँ भी बहुत लोग होंगे पहाड़ों से जो आए हैं, अन्य जगह से आए हैं, पूरा थौला लेके जो है दूर जाना पड़ता था तब पानी आता है। हर घर से नल से जल लाने का काम आज हर घर तक ये पहुंचाने का काम हो रहा है। ऐसे अनेक काम जो देश के अंदर हुए हैं, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, आज हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में मिलता है। और ये दुनिया की स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली सबसे बड़ी स्कीम है। भाइयों बहनों, ऐसे मोदी जी ने अनेक काम किए जिससे कि आम आदमी का जीवन, सामान्य आदमी का जीवन सरल हो सके, उसको सहायता मिल सके, उसको आगे बढ़ने का मौका मिल सके। मुफ्त राशन। तो आपने सुना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे। मुख्यमंत्री का यह दौरा क्षेत्रीय विकास, जनता से सीधे संवाद और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि खटीमा में मुख्यमंत्री धामी का भव्य स्वागत हुआ। दौरे के दौरान उनके आगमन पर स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर नारों के साथ उनका स्वागत किया। यहाँ के प्रत्येक घर से हमारा बहुत जुड़ाव रहा है, सभी से बचपन के मित्र भी मेरे बहुत सारे यहाँ पर हैं। तमाम जो शुरुआती दिन हैं उनके साथ हमारे शुरू हुए हैं और इस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद बहुत सारे काम इस क्षेत्र में आगे बढ़ाए गए और इसी क्षेत्र को आदर्श ग्राम के रूप में जब सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई थी तो बग्गा चौवन ही एक ऐसा गाँव था पूरे लोकसभा क्षेत्र में, उसको आदर्श ग्राम के रूप में मेरे विधायक रहती उस समय माननीय शहरी जी यहाँ के सांसद थे, उन्होंने उसको आदर्श ग्राम घोषित किया था। यहाँ मोबाइल का टावर लगा, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस खुला, यहाँ की अन्य व्यवस्थाएँ आगे बढ़ी और काफ़ी सारे काम आगे बढ़े। और चूँकि बग्गा चौवन एक ऐसा गांव है जहां पर सभी सुविधाएं हैं, लेकिन अभी कुछ औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण से हमको परेशानियों का सामना भी यहाँ करना पड़ता है। तो आज मैं सबसे भेंट करने आया हूँ और भविष्य में हमारा हर एक प्रयास होगा। ऐसे लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधिगण भी अब इस दिशा में काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। सबको मिलकर सरकार उसका पूरा सहयोग करेगी और हर दृष्टि से बग्गा चौवन पूरी तरह से आदर्श बने, पूरी तरह से सभी जो व्यवस्थाएँ हैं यहाँ की हमारे आने वाले नौनिहालों को मिले, माता बहनों को मिले, उसको ध्यान दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व कैबिनेट मंत्री व गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के बीच कथित नाराजगी की चर्चाएं चल रही थी। हालांकि आज मुख्यमंत्री धामी हेलीकॉप्टर से गुलरभोज पहुंचे और सीधे अरविंद पांडे के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला। राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसे आपसी मतभेदों को दूर करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आगमन पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी उत्साह का माहौल रहा। इस अवसर पर अरविंद पांडे ने कहा कि उन्हें केवल 15 मिनट पहले ही मुख्यमंत्री के उनके आवास आने की जानकारी मिली थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले भी 2 बार उनके क्षेत्र में आ चुके हैं और उनके साथ उनके संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। पांडे ने स्पष्ट किया कि बीजेपी में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, हम सभी एक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके छोटे भाई की तरह हैं और दोनों के बीच बेहद मधुर संबंध हैं।
मुझे बिल्कुल 15 मिनट पहले मुझे पता लगा है कि मुख्यमंत्री जी हमारे आवास पे एक निजी कार्यक्रम के तहत आ गए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। रही बात मुख्यमंत्री जी के यहाँ आने की, तो हमारी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी पहले भी 2 बार 3 बार आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं, पहले भी आए हैं। डेवलपमेंट की बात है तो आप डेवलपमेंट किस क्षेत्र की बात करना चाह रहे हैं? आप डेवलपमेंट ऐसा मुद्दा है जो जीवन में कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये हमेशा चलता रहता है। लेकिन इस 5 साल में भी जो भी प्रस्ताव हमारे माध्यम से शासन को गया है, 100% प्रस्तावों की स्वीकृति मिली है और सभी जगह गांव में काम भी चल रहे हैं, लगातार निरंतर काम चल रहे हैं। इसलिए इस विधानसभा को काम से अछूता बिल्कुल नहीं हुआ है। ये काल्पनिक बात है। आज मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आ गए हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं और हमारे घर में भी आना जाना कोई उनके लिए कोई नई बात नहीं है। जब हम लोग उस समय के उस कालखंड के हम लोगों के संबंध हैं कि जब MP MLA की डेफिनेशन क्या होती है हम लोग नहीं जानते थे, उस समय का हम लोगों के संबंध है। पुष्कर धामी जी का हमारे घर में पहले भी अनगिनत बार आना जाना है। मैं उनके आगे हम आता जाता हूँ, तो हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, हमारे आ गए, उनका अभिनंदन है। और ये जो मुख्यमंत्री हमारी विधानसभा के प्रति जो उनके दायित्व हैं उन्होंने हमेशा निभाया है, आगे भी निभाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर के गदरपुर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कैकिंग प्रतियोगिता की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। इस दौरान आयोजन स्थल पर विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई तथा वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का भी अवलोकन किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रतियोगिता से जुड़ी सभी तैयारियां निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं, ताकि आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। वह आपको बता दें कि राज्य सरकार खेल अवसंरचना के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन से प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पर्यटन, स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। इस अवसर पर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे भी उपस्थित रहे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड सभागार में प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने जन कल्याण शिविर और संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की शुरुआत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण से की गई। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित बहुउद्देशीय सेवा शिविर में विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और योजनाओं की जानकारी ली। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का संवेदनशीलता से त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। शिविर में ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गई और कई लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ भी दिया गया। वहीं आपको बता दें कि बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी मांगे मंत्री के समक्ष रखी। कार्यक्रम में जन कल्याण योजनाओं की जानकारी भी लोगों को उपलब्ध कराई गई। जन जन की सरकार जन जन के द्वार के नारे को लेकर काम कर रही है। हम जनता के बीच पे जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निदान वहीं पे कर रहे हैं। और आज इस शिविर में 40 शिकायतें आई हैं, जिसमें 30 का निस्तारण हमने किया है। अभी 10 शेष बाकी हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम में आगे जाना है। यहाँ के मंत्री जी यहाँ पर हैं और हमने अधिकारियों को निश्चित किया है कि जिस समय सीमा के अंदर अधिकारियों यहाँ पर जवाब दिए हैं, अगर 15 दिन तो 15 दिन, 2 दिन तो 2 दिन, तो ये सुनिश्चित करें कि जनता की समस्याओं का समाधान हो। अगर कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आज एक जवाबदेह सरकार, चाहे दिल्ली में हो चाहे प्रदेश में हो, एक जवाबदेह सरकार चल रही है। जनता की समस्याओं का निवारण करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन धामी सरकार पूरी ईमानदारी से कर रही है। अब खबर हरिद्वार से। योग गुरु स्वामी रामदेव ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि अब पतंजलि समूह सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने के क्षेत्र में भी कदम रख रहा है। इसके लिए पतंजलि ग्रुप की सिविल सर्विसेज एकेडमी की स्थापना की जाएगी, जहां युवाओं को IAS और IPS जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं की तैयारी कराई जाएगी। इस पहल की खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रिय शिक्षक अवध ओझा को एकेडमी का प्रमुख बनाया गया है। शनिवार सुबह स्वामी रामदेव और अवध ओझा एक साथ योग करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान दोनों ने नई एकेडमी की रूपरेखा और उद्देश्यों पर चर्चा की।
स्वामी रामदेव ने कहा कि छात्रों को शैक्षणिक मार्गदर्शन के साथ स्वच्छ और तनाव मुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं अवध ओझा ने बताया कि अभ्यर्थियों को दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलेगा और पतंजलि योग पीठ में आधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ाई का अवसर भी प्राप्त होगा। पतंजलि योग पीठ में पतंजलि सिविल सर्विस एकेडमी का प्रारंभ हो रहा है और उसके हमारे सूत्रधार, उसके हमारे योद्धा, उसका नेतृत्व करने वाले हमारे श्री अवध ओझा जी हैं, जिन्होंने लाखों बच्चों को सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग दी है और उसमें 1000 से ज़्यादा तो IAS IPS देश के लिए बना करके दे दिए हैं। तो आपके नेतृत्व में अब यहाँ पर वो बच्चे जो बाहर अलग अलग किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं वो भी आकर के यहाँ पर तैयारी कर सकेंगे। जो ऑलरेडी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं वो भी इस पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी के माध्यम से अपना एक नया भविष्य और भारत के भविष्य के निर्माण के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। सभी मैं ये कहूँगा कि आप इस बात को स्वतः प्रमाणित कर सकते हैं कि आपके बच्चों को सारी सुविधा दिल्ली के टीचर्स, श्रेष्ठतम टीचर्स, और उससे भी बड़ी बात कि जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये परीक्षा पैदा करती है उसका पतंजलि परिसर में कोई सवाल ही नहीं। क्या बात, ये सारी सुविधाएं आपके बच्चों को मिलेंगी और सबसे बड़ी बात है कि या तो वो सिविल सेवा में जाएंगे और या फिर यहाँ से कोई ना कोई प्रकल्प लेकर वो ही बाहर निकलेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। नैनीताल में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विवेक राय ने राज्य में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिकांश मतदाता और नागरिक अब इस प्रक्रिया से परिचित हो चुके हैं और इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह और अद्यतन बनाए रखना है। विवेक राय ने बताया कि इस अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मतदाता सूची में केवल पात्र मतदाताओं के नाम ही शामिल रहें और ऐसे नाम हटाए जाएं जो अब निर्वाध मानकों के अनुरूप नहीं है। जैसा कि आज की डेट में लगभग सभी लोग विदित हैं, सामान्य जो हमारा मतदाता है, नागरिक है, जान रहा है कि हमारे स्टेट में SIR की प्रक्रिया चल रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी निर्वाचक नामावली शुद्ध हो, उसमें ऐसे नाम न हो जो कि मतदाता सूची में रहने के लिए पात्र नहीं। ऐसा करने के लिए 2023 में जब हमारा SIR हुआ था उस समय जो लोग मतदाता थे, आज जो मतदाता हैं, उनके बीच में एक जो है सामंजस्य, एक तरीके का जो है उससे जांच की जा रही है। और यदि जो है 2003 में कोई मतदाता नहीं था, आज की डेट में निर्वाचक नामावली में मतदाता है, तो उसके बारे में भी जांच की जा रही है। जो आज की डेट में प्रथम बार जो है 1 जुलाई 2026 की हड़ताल तिथि के बाद आधार पर मतदाता बना है, उसको भी देखा जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने IT पार्क में आयोजित स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान 7 जुलाई तक चलेगा, जिसमें BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्रों का विवरण और संकलन कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि पात्र नागरिकों के नाम जोड़े जाएंगे, जबकि मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि जनपद की 10 विधानसभा क्षेत्रों में 1882 मानदेय स्थल और 13 लाख से अधिक मतदाता हैं। जब तक लगभग 48% प्रपत्र वितरित और 35,000 से अधिक का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। उन्होंने समय पर प्रपत्र जमा करने की अपील की है। जैसा कि देहरादून एज ए कैपिटल टाउन लगभग हमारे जो वोटर्स का नंबर है 13,76,000 के आसपास है और अभी हम लोगों ने रफली अराउंड 50% मतलब 46% है और 6 लाख से ऊपर का अभी तक हम लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। तो हम रेगुलरली इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और BLOs जिनकी संख्या लगभग 1800 के आसपास है, तो उनको लगातार हम लोग मदद देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का भी समाधान हो और वोटर्स को भी टाइमली फॉर्म्स मिल सकें। जैसा कि अब खबर मसूरी से। स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली को लेकर देवभूमि जन कल्याण विकास एकता समिति के बैनर तले पिक्चर पैलेस तक प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं की कमी पर नाराजगी जताई।
वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने उप जिला चिकित्सालय में आज भी कोई जरूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है। समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश राणा ने कहा कि डायलिसिस सुविधा न होने से किडनी मरीजों को देहरादून जाना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी कमी बताई गई है। गंभीर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर करना पड़ता है, जिससे कई बार जान पर जोखिम बन जाता है। प्रदर्शनकारियों ने जल्द डायलिसिस यूनिट, विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग की है। बावजूद भी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये जो मसूरी का जो हिस्सा है, बिल्कुल राजधानी जो हमारी अस्थायी राजधानी उससे जुड़ा हुआ है। मसूरी के पार्ट अब देहरादून ही है। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल हमारा जिला अस्पताल है, यहाँ पर ये स्थिति, अगर किसी की ज्यादा तबियत खराब हो जाए, ज्यादा बिगड़ जाए, तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब है, वहाँ पर पहले तो डॉक्टर ही पूरे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात बताऊं तो यहाँ पर उपकरण मौजूद नहीं है। किसी को डायलिसिस की अगर प्रॉब्लम आ जाए तो सीधा देहरादून भागते हैं, ज्यादा तबियत खराब हुई तो देहरादून भागते हैं। तो ये किस प्रकार का यह सिस्टम सरकार ने बनाया है। मेरा हमारे अभी पिछले महीने हम लोगों ने ज्ञापन दिया था एसडीएम महोदय को, समिति के माध्यम से, हमारी देवभूमि जन कल्याण जो समिति एक ज्ञापन दिया था जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल जी है कि भैया आप यहाँ मसूरी में आओ और ये जो हमारा जो जिला अस्पताल है यहाँ मसूरी का सिविल हॉस्पिटल, उसमें जाकर देखो अंदर कि वहाँ पर क्या क्या अनियमितता है, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं आपने जो जनता को देनी है। लेकिन आप सिर्फ क्या है कि आपने ऐसी नीतियां वहाँ देहरादून में बैठ के बनानी है कि जैसे ठग विद्या होती है कि बस यहाँ से सिर्फ टैक्स लो और सिर्फ अपनी जेबें भरो, सुख साधन भोगो, अपने यात्रा करो, इधर उधर भागो, जो आपके जो चुनाव है उसमें पैसा लगाओ। आपका सिर्फ ये काम रह गया है। मसूरी की जनता के साथ आपने क्या किया है? हॉस्पिटल में जाके देखिए, वहाँ पर पूरे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, कर्मचारी नहीं मिलेंगे। हॉस्पिटल के अंदर अगर मशीनरी डायलिसिस की मैं बात करूं, एमआरआई की बात करूं, तो यहाँ पर सुविधाएं है नहीं, तो क्या फायदा हुआ इस विश्वविख्यात मसूरी का। तो इसी संबंध में आज हम लोगों का यहाँ पर धरना प्रदर्शन है और ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।